Hello students, welcome to Easy Shala. So today we are starting a new chapter that is carbon and its compounds. This chapter is also coming in term 2 and this is a very important chapter because if you will be taking your science as a stream in 11th and 12th, so in 12th you will be studying about organic chemistry. So in that organic chemistry, carbon is a very important compound. So it's a very basic chapter, but I'll say it holds a great importance in our life. To understand this chapter in a very small details, right? So we'll starting this chapter that is carbon and its compounds. So what is carbon? Why are we studying this? बेसिकली व्हेन यू वर इन क्लास 8 तो यू वर स्टडिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मैम को आज ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतने सारे मेटल्स को छोड़कर, इतने सारे नॉन मेटल्स को छोड़ के हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं. इसका मतलब कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना इसमें. क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जो आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, दैट यू ऑलरेडी नो. नाउ कार्बन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एवरीथिंग, प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. क्या? जो मैंने आपको बताया कि आप 12th में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो कार्बन जहाँ पे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ पर होता है, हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. तो कार्बन अगर हम कभी भी स्टडी करते हैं इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आर लाइक all around us, we some or the other things it's made up of carbon, right? But अगर मैं आपसे बोलूं कि suppose C6H12O11 इसमें भी कार्बन है, तो क्या ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. इट इवन हैज ऑक्सीजन ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. और यहाँ पर हमारा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से प्रेजेंट नहीं है. मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है वो हाइड्रोजन को हटा के ऐड नहीं हुआ है. यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ. ये है ही ऐसे, ये है ही एक कंपाउंड जो बना है एक्चुअली में. ऐसा नहीं है कि 11 हाइड्रोजन को हटाया तो ये बन गया. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऐसे रटना भी नहीं है कि जिसमें भी हमारा कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हमारा आंख बंद करके ऑर्गेनिक कंपाउंड है. नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज लग रही होंगी ना जब इस चैप्टर को और पढ़ोगे, आप बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, उनका नेमिंग पढ़ोगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा. इट्स जस्ट अ बेसिक. पर अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि हम कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं. We are studying carbon because most of the things around us is made up of carbon and those are called as organic compounds. Like जो भी students अभी मेरे साथ बैठ के notes लिख रहे हैं वो पेंसिल से लिख रहे होंगे. Maybe, I'm just assuming. So पेंसिल में भी तो हमारा ग्रेफाइट होता है, वो भी एक कार्बन का फॉर्म है. तो कहीं ना कहीं हमारे पास कार्बन प्रेजेंट ही है. तो कार्बन एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? कुछ कुछ जो बच्चों को ऑलरेडी पता है. मैम कार्बन डाइऑक्साइड. मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम यही आंसर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और कैसे एग्जिस्ट करता है? एक तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, और एक नया आता है जैसे बकमिंस्टर फुलरीन. आज हम इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. दूसरी चीज़ आती है कंबाइंड स्टेट, मतलब जो आपको ऑलरेडी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स जो हमें अर्थ से मिलते हैं, सम बेसिक थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, दैट यू ऑलरेडी नो, वो आपको ऑलरेडी ही पता है. पर कार्बन सिर्फ दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या फिर कंबाइंड स्टेट में. सो वी आर नॉट टेकिंग कंबाइंड स्टेट राइट नाउ. अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने एलोट्रोप्स पे. व्हाट डू वी मीन बाय एलोट्रोप्स? जस्ट टू एक्सप्लेन यू, जिससे आप कभी ना भूलो, एलोट्रोप्स का मतलब मैं आपको सिंपल सा बताऊं. जैसे हम बोलते हैं ना कि सेम एक चीज़ हम डिफरेंट तरीक़ों से बना के प्रेजेंट करते हैं. जैसे होटल्स में हमें ऐसी मिलती है, हमारी मम्मी भी हमें एक ही चीज़ डिफरेंट तरीक़ों से खिलाती है जब एक बच्चा छोटा होता है, ताकि वो उन चीज़ों को खाना सीख जाए और उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुँचे. कार्बन का ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि न्यूट्रिएंट पहुँचे, पर सेम कार्बन अलग अलग तरीक़ों से जब अरेंज्ड होता है तो हम उससे बोलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. मीन्स इन डिफरेंट वेज दे आर अरेंज्ड. आप देख सकते हो कुछ के बीच में आपको कुछ डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये आपको सॉलिड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और ये तो आपको सर्कुलर.
की शेप में दिखाई दे रहा है, एक स्फेरिकल बॉल की शेप में आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर भी आपका तरीका बदल गया, उसका फॉर्मेशन बदल गया, दैट इज़ योर कार्बन। एक एक करके पढ़ेंगे। आई डोंट थिंक कि डायमंड और ग्रेफाइट बताना पड़ेगा, बिकॉज डायमंड तो सुन के ही सबको वही रखता है कि रिंग और ये सब है ना, पर होता क्या है एक्चुअली में। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सपोज ये कार्बन एटम है। अब सबको पता है कार्बन का वैलेंसी 4 होगा, उसके वैलेंसी इज 4, राइट। तो कार्बन कितने अलग एटम्स के साथ अपना बना सकता है? 4 के साथ। तो देखो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये लाइंस उसको बताती हैं दैट दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, राइट। इसका कैपेबिलिटी है 4 का बनाने का, 4 इसने पूरे बना दिए, तो ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो हर कोई स्टेबल होगा। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये फर्स्ट वाला, तो ये भी लिंक्ड है, फोटो में नहीं दिखा रखा बट ये भी लिंक्ड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। किसी भी चीज़ के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। जिसको तोड़ना मुश्किल हो गया तो दैट क्लियरली मीन्स दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। You will get a 2-mark question कि why they have high melting and boiling point. So you should be able to explain that. Then again they are strong bonds. तो इनके पास no free electrons are there. There are no free electrons. Since no free electrons तो no electricity. हमने electricity वाले चैप्टर में समझ लिया कि अगर electrons होंगे तो ही electricity, मतलब charges होना तो ज़रूरी है ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो it will be a non-conductor of electricity. बट ये वेरी हार्ड है, तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? एक जो आपको ऑलरेडी पता है, ज्वेलरी। दूसरी चीज़, इसकी शार्पनेस के वजह से हम इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं आई सर्जन्स में। आई सर्जन्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम हर मतलब जहाँ पर भी हमें बारीकी का काम करना है हम वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा डायमंड। अब आप फ़र्क देखना, अगर मैं यहीं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट में क्या हो रहा है? ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम ये वाला 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, पर इसका कैपेबिलिटी कितने का था? 4 का। पर ये 4 से नहीं जुड़ा हुआ, कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। इसका मतलब एक अभी फ्री है। सबसे पहली बात तो आपको यहीं से समझ आ जाता है कि अगर फ्री है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही होगा, तो इट विल बी अ गुड कंडक्टर। सेकेंड थिंग इज कि वो जो फोर्स से जुड़ा हुआ है वो बहुत ही वीक फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, इससे वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है। डॉटेड लाइंस है ना, तो ये बहुत वीक है। तो जहाँ पर आपका डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग था ये वीक हो गया, ये वीक हो गया तो ये बहुत सॉफ्ट हो गया। वो हार्ड था, ये सॉफ्ट हो गया। जहाँ उसके बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल था वहाँ कम से कम इस वीक बॉन्ड को तोड़ना तो बहुत आसान है। तो ये हमारा हो जाएगा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पर हमारे वीक फोर्सेस हैं, राइट। तो इसलिए हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं बहुत जगह। जो बच्चे पेंसिल यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है दैट इट इज़ यूज्ड इन द कोर ऑफ द पेंसिल्स। और कहाँ यूज़ हो सकता है? क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो इसका पाउडर्ड फॉर्म हम बहुत जगह साफ़ करने को यूज़ करते हैं। एक मशीन की पार्ट को ना, मतलब दोबारा से उसको चलाने के लिए वहाँ पर यूज़ करते हैं। ड्राई सेल्स होते हैं, जो सेल्स आप अपनी मतलब बैटरी वाला जो आप बोलते हो ना, जो आप अपने रिमोट्स में यूज़ करते हो, उन ड्राई सेल्स में एक ब्लैक कलर का रॉड होता है अंदर, राइट। वहाँ पर वो जो ब्लैक कलर का रॉड है ना वो ग्रेफाइट ही है जो एनोड का काम करता है। 2 रोड्स होती है ना, एक कैथोड और एक एनोड। तो जहाँ पर एनोड वाला काम होता है वो ग्रेफाइट करता है वहाँ पे, ठीक है। ड्राई सेल्स, प्राइमरी सेल्स जो होते हैं ना, ड्राई सेल्स, वहाँ पर ये वाला काम होता है। सो दिस इज द सेकेंड एनोड। द थर्ड वन इज द बकमिंस्टर फुलरीन। एक्चुअली इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो इसके बारे में अभी भी स्टडीज़ चलती हैं। कुछ कुछ चीज़ें इसके बारे में पता है। सबसे पहले इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन इसलिए रखा गया बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्ट, राइट। ये एक स्फेरिकल शेप फुटबॉल टाइप का लगता है जिसमें आपके 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स हैं, राइट। इसमें हमारे इस शेप के कार्बन, मतलब बॉन्डिंग ऐसे हो रखी है, कोई कार्बन हमारे इस तरह से जुड़ा हुआ है लाइक दिस, और कोई हमारा पेंटागन की फॉर्म में जुड़ा हुआ है लाइक दिस, मतलब यहाँ पे भी आपका कार्बन है। तो इसमें 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स हैं, टोटल 60 हैं। अगर मैं वहीं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूँ ना तो वहाँ पर मैंने आपको गिनती नहीं बताई,
तो दे आर बिग कार्बन एटम्स, बट यहाँ पर सिर्फ 60 हैं, तो इट्स अ वेरी स्मॉल पीस, ये बहुत स्मॉल है, राइट तो इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे कि इसका जो सॉफ्टनेस या हार्डनेस है वो ना ही डायमंड की तरह है ना ही ग्रेफाइट की तरह, कहीं बीच में है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, बस साइंटिस्ट आर स्टिल डिस्कवरिंग अबाउट इट। सो दीज आर द 3 allotropes of carbon, these are the free state of the carbon in which it is existing. I hope that is clear, right? So what have we studied today? That why are we studying carbon, how it is existing, and the very important part is allotropes of carbon. It is very important because you will get a question, difference between diamond and graphite. So that's all for today. Thank you so much. Do share our channel and subscribe it if you want more videos and learn about it. And you can also follow our Telegram channel for the updates. Thank you so much. Bye bye.